हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो किसे कहते हैं। हम लोग को बताया गया था नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। और जो साधारण यौगिक होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, दोनों के लिखने में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है। अब आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। जैसे आज के क्लास का हम लोग का मेन टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या अंतर है। संकुल यौगिक तथा द्विलवण, संकुल यौगिक तथा द्विलवण में क्या अंतर है, ये हम लोग को समझना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, सबसे पहले से पढ़ाया गया है एडिशन कंपाउंड, नहीं संयोजन यौगिक। तो नाम से ही लग रहा है, नहीं एडिशन कंपाउंड यानी एक ऐसा कंपाउंड नहीं जो दो या दो से ज्यादा यौगिकों के मिलने से बना हो। ठीक है, लिख रहा है इसमें एडिशन कंपाउंड, संयोजन यौगिक। तो ऐसे यौगिक जो दो या दो से ज्यादा अस्थाई यौगिकों के मिलने से बनते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, उन्हीं यौगिकों को क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं, संयोजन यौगिक कहते हैं। लिखा हुआ है दो या दो से ज्यादा अस्थाई यौगिक जब एक निश्चित स्टाइक्योमेट्री अनुपात में मिलते हैं तो संयोजन यौगिक का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, नहीं एक यौगिक दूसरे यौगिक से जब मिलता है तो निश्चित रूप से एक निश्चित अनुपात में मिलता है, नहीं तो उसी निश्चित अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात। ठीक है, तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, तो जो नया यौगिक बनता है उस नए यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब संयोजन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ है संयोजन यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई, तो संकुल यौगिक और द्विलवण यौगिक। संकुल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रखना है। और द्विलवण का मतलब हो गया डबल सॉल्ट, द्विलवण का मतलब हो गया डबल सॉल्ट। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग आ जाएं तो अब बताया जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। नहीं, ये जो एडिशन कंपाउंड है संयोजन यौगिक, ये दो प्रकार के हुए। एक हम लोग का हो गया संकुल यौगिक और एक हम लोग का हो गया द्विलवण। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है भाई, नहीं संकुल यौगिक भी दो या दो से ज्यादा परमाणु, दो या दो से ज्यादा अणुओं के, परमाणुओं नहीं, दो या दो से ज्यादा अस्थाई अणुओं के मिलने से बनते हैं। नहीं, और जो डबल सॉल्ट हैं, नहीं तो इनके नाम में तो डबल लिखा हुआ है। नहीं तो जनरली इसमें भी बोला जाता है कि ये लोग भी जो हैं डबल सॉल्ट जो हैं यानी द्विलवण जो हैं, ये लोग भी दो या दो से ज्यादा अणुओं के आपस में मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो दोनों के बनने का तरीका तो सेम लग रहा है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग को देखना है। चलो देखते हैं। पहला डिफरेंस लिखा हुआ है, नहीं पहला डिफरेंस क्या है तो लिख रहा है, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए, लिख रहा है कि द्विलवण का निर्माण सामान्यतः दो साधारण लवणों के समान मोलों के मिलने से होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं हम लोग का कि जो द्विलवण का निर्माण है वो सामान्यतः दो साधारण लवण यानी कि दो नॉर्मल सॉल्ट, ध्यान रखना है दो साधारण लवण, तो लवण का मतलब क्या होता है, नमक, नमक का मतलब सॉल्ट, तो दो साधारण लवणों के समान मोलो, ध्यान रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समान मोलो के मिलने से होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, यानी द्विलवण में अगर दो सॉल्ट हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल कर्नेलाइट, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कर्नेलाइट, कर्नेलाइट। ठीक है, तो KCl एक सॉल्ट है, एक लवण है, तो इसका कितना मोल हम लिए हैं, एक मोल। MgCl2 ये भी एक हम लोग का नमक है, इसके आगे भी कोएफिशिएंट कितना है, एक, तो इसका मतलब ये भी कितना मोल है, एक मोल है। नहीं तो ये एक मोल और ये एक मोल जब आपस में मिल रहे हैं तो देखो तो हम लोग को एक बन रहा है KCl.MgCl2। ध्यान रखना है, लवणों का मोल समान होना चाहिए। KCl एक लवण है यानी नमक है, MgCl2 एक लवण है, लेकिन ध्यान रखना है H2O लवण नहीं है, ये जल है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, जो द्विलवण होते हैं, द्विलवण में हम लोग किसका मोल समान करना है, तो लवणों के मोलों का, जो लवण होंगे लवण, नहीं उनकी मोल क्या होगी, बराबर होगी। देख लो तो KCl एक लवण है जिसका एक मोल है, MgCl2 एक लवण है जिसका एक मोल है। नहीं, अब इन दोनों
लवणों के समान मोलों के मिलने से, इन दोनों लवणों के समान मोलों के मिलने से, नहीं, जो हम लोग का नया यौगिक बना, इस नए यौगिक को ही हम लोग क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट। इसी को हम लोग कहेंगे डबल सॉल्ट, यानी कि द्विलवण। ध्यान रखना है। तो हम लोग को एक बात ध्यान रखना होगा, देखिए हम लोग को एक बात यहां ध्यान रखना होगा कि जो द्विलवण होते हैं, जो द्विलवण आपके होते हैं, इसमें जल के मोलों की संख्या लवणों के मोलों की संख्या के बराबर नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सर जल का मोल भी 1 मोल कर दिया जाए, नहीं। यहाँ देखिए जब बना है तो जल कितना मोल है? 6 मोल, 6:2 है। ध्यान रखना है। ये लवण है तो याद रखिएगा कि ये सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। यहां से तुम आओगे तो अगला तुमको एक दिया हुआ है डबल सॉल्ट, मोर सॉल्ट। ये भी एक डबल सॉल्ट है, ठीक है। तो मोर सॉल्ट तुम्हारा कैसे बनता है बाबू? देख लो, FeSO4 फेरस सल्फेट, ये भी तुम्हारा एक सॉल्ट है, लवण है। नहीं, अमोनियम सल्फेट, ये भी तुम्हारा एक सॉल्ट है। इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी कितना है? 1 मोल। इसके आगे कोफिशिएंट कितना है? 1, तो ये भी कितना है? 1 मोल। हम बोले हैं कि जल का मोल बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखना है। तो अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो बनता है FeSO4 डॉट NH4 का होल 2 SO4, जो है बस उसको उतार देना है। नहीं, लेकिन यहाँ वाटर जो होता है वो 6H2O होता है। वाटर के मोलों की संख्या लवणों के मोलों की संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन लवण के मोलों की संख्या क्या है? समान है। तो दो साधारण लवण आपस में मिल गए जिनके मोलों की संख्या क्या है? समान है। नहीं, तो यहां से जो नया कंपाउंड बनेगा ये क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। ये आपका कहलाएगा डबल सॉल्ट। ध्यान रखना है, ठीक है। यहां आ जाओ, पोटास एलम। नहीं, ध्यान रखना है, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो ये फॉर्मूला बताना होगा, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.6H2O। ध्यान रखना है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। नहीं, यहाँ पे आएगा पोटास एलम का फॉर्मूला बताओ। तो पोटास एलम कैसे बनता है? तो देखो, पोटासियम सल्फेट K2SO4, ये तुम्हारा एक सॉल्ट हो गया। और ये अल्मुनियम सल्फेट, ये भी तुम्हारा एक सॉल्ट हो गया। नहीं, ये कितना मोल है बाबू? तो ये भी 1 मोल है। और ये भी तुम्हारा कितना मोल है? तो ये भी 1 मोल है। नहीं, ये तो तुम्हारा जल है, तो जल के मोलों की संख्या बराबर हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, जनरली नहीं होती है। ध्यान रखना है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना दिए? देखो, K2SO4, तो जैसा है वैसा बता देना, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। तो ये हम लोग का मोलों की संख्या यहाँ पर जल का बराबर नहीं है लवणों के मोलों के, ठीक है। तो ये आपका पोटास एलम का फॉर्मूला है, K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट डॉट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ठीक है। तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि जो द्विलवण हैं वो कैसे बनते हैं। कोई पूछ दिया तो द्विलवण कैसे बनते हैं? दो लवणों के आपस में मिलने से बनते हैं। दो साधारण लवण जो आपस में मिलते हैं तो बनते हैं। यहां पर दोनों लवणों के मोलों की संख्या समान होगी या अलग अलग? तो समान होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, तो यहां से हम लोग को बोल रहा है कि संकुल यौगिक। अब जो संकुल यौगिक हैं ये भी लवणों के मिलने से ही बनते हैं। जो संकुल यौगिक हैं ये भी आप क्या कैसे बनते हैं? तो ये भी लवणों के मिलने से ही बनते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर लवणों के मोलों की संख्या समान हो भी सकती है और लवणों के मोलों की संख्या समान नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यहां लिख रहा है संकुल यौगिकों का निर्माण भी लवणों के मिलने से ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां लवणों के मोलों की संख्या समान या असमान हो सकती है। ध्यान रखना है, लवणों के मोलों की संख्या बाबू समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे देखते हैं यहां पर, देखो KCN ये भी एक सॉल्ट है, AgCN ये भी हमारा एक सॉल्ट हो गया, मान लो। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो क्या बन गया? KCN.AgCN, KCN.AgCN। लेकिन अब इसका जो फॉर्मूला होता है कंबाइंड होकर इनका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। ध्यान रखना है, K और यहाँ पर AgCN का होल 2, KAgCN का होल 2, ये कंपाउंड हम लोग को बन जाता है। तो अब ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि हम बता चुके हैं बाबू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। नहीं, तो ये आपके बन गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो सॉल्ट है वो कितना है 1 मोल, और ये सॉल्ट भी कितना है 1 मोल। तो दोनों के मोलों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, दोनों के मोलों की संख्या क्या है, समान है। नहीं, अब यहाँ पर देखो केसीएन सॉल्ट है लेकिन कितना मोल है 4 मोल, ये कितना मोल है 1 मोल। नहीं, तो यहाँ पर मोलों की संख्या समान है क्या, नहीं, यहाँ पर मोलों की संख्या समान नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, तो हम उतार दिए, देखो 4 KCN उतार दिए हैं, डॉट FeCN का होल 2, जब ये कंबाइन करते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है K4 FeCN का होल 6, और ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक का फॉर्मेशन आपका हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बन गया, ध्यान रखना है। तो क्या डिफरेंस हम लोग को समझ में आ रहा है, नहीं, कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो लवणों के मिलने से बनते हैं और वहां लवणों के मोलों की संख्या समान होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये भी लवणों के मिलने से ही बनते हैं, लेकिन यहां पर लवणों के मोलों की संख्या समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस समझ में आ गया। अगले डिफरेंस पे आ जाए। अगला डिफरेंस क्या है, तो ये बोल रहा है कि द्विलवण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विलवण का अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में ही होता है, विलयन अवस्था में नहीं। द्विलवण का अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होता है, विलयन अवस्था में नहीं। अब क्यों नहीं होता है, लिखा हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्योंकि विलयन में द्विलवण पूर्णतः आयन में विघटित हो जाते हैं, जिसके कारण विलयन में उनका अस्तित्व या पहचान पूर्णतः खत्म हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, जैसे कर्नेलाइट एक डबल सॉल्ट है, KCl.MgCl2.6H2O, ये कर्नेलाइट का फॉर्मूला हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे, H2O में डालोगे, किसी सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो, नहीं तो पानी में डालने के बाद अभी ये सब एक साथ हैं तब डबल सॉल्ट हैं, KCl, MgCl2 और 6H2O जब सब एक साथ चिपके हुए हैं तब ये क्या है, डबल सॉल्ट हैं। नहीं, लेकिन अब जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे ये सब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी K+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, Mg2+ हो जाएगा, 2Cl- हो जाएगा। देख रहे हो, KCl टूट गया, K+Cl-, MgCl2 टूट गया, Mg2+ और 2Cl- में, नहीं, और प्लस में 6H2O, तो वाटर है, वाटर में मिल जाएगा। ये .6H2O का मतलब क्या होता है कि ये जो नमक है उस नमक के सरफेस पर 6 गो पानी का कण चिपका रहता है। ठीक है, चलो, तो इसको जैसे ही तुम पानी में डाल दिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में तुम डाल दिए, नहीं, ये डबल सॉल्ट के जितने भी कण हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सब डिसोसिएट होकर बिखर गए पानी में। नहीं, तो पानी के अंदर बिखर गए तो पानी में क्या ठोस अवस्था में ये जैसे थे, क्या जल में डालने के बाद क्या ये उसी अवस्था में है, नहीं है, ध्यान रखना है। ये अपनी पहचान को खो देते हैं पानी में जाने के बाद। ठीक है, तो वही बात हम लोग को यहां से लिखा हुआ है कि द्विलवण का अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में ही होता है, विलयन अवस्था में नहीं, क्योंकि विलयन में द्विलवण पूर्णतः आयन में विघटित हो जाते हैं, जिसके कारण विलयन में उनका अस्तित्व या पहचान पूर्णतः खत्म हो जाता है, ध्यान रखना है। जैसे मोर सॉल्ट, तो मोर सॉल्ट क्या है, FeSO4, तो FeSO4 को तोड़ोगे तो कैसे छूटेगा, Fe2+, SO4 2-, ध्यान रखना है, Fe2+ और प्लस SO4 2-, यहां भी सबके बीच में प्लस दे दो, ध्यान रखना है। तो आयरन सल्फेट टूट गया Fe2+ SO4 2- में। अमोनियम है, चलो तोड़ो इसको, तो 2NH4+ अमोनियम प्लस, फिर सल्फेट है SO4 2- प्लस 6 गो वाटर। नहीं, तो मोर सॉल्ट, नहीं, मोर सॉल्ट जो है इसका फॉर्मूला ये है FeSO4.NH4 का होल 2 SO4.6H2O। नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो मोर सॉल्ट आपका है, मोर सॉल्ट, ये सब आपस में चिपका हुआ है तब ये मोर सॉल्ट है। नहीं, अब जैसे ही इसको आप पानी में डाल दिए तो पानी में डालने पर क्या ये इसी फॉर्म में, जिस रूप में ये ठोस अवस्था में है, पानी में डालने के बाद क्या ये उसी अवस्था में है पानी में, नहीं, इसकी अवस्था बदल गई। नहीं, सभी आयन में टूट गए, विघटित हो गए, सब इसका नट बाल्टू सब खुल गया, पूरा पार्ट छटक गया।
ध्यान रखना है। तो अगर ये पूरा का पूरा खुल गया, पूरा का पूरा ये बिखर गया, तो क्या इसका अस्तित्व बचा पानी के अंदर? नहीं, पानी के अंदर इसका अस्तित्व नहीं बचा। ये पूर्णतः क्या हो गया? विघटित हो गया। इसलिए इसका पहचान खत्म हो जाता है। कहाँ? पानी के अंदर। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो द्विलवण होते हैं इनका अस्तित्व ठोस अवस्था में तो होता है, लेकिन विलयन अवस्था में जाने के बाद ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि विलयन में जैसे ही इनको डालिएगा ये पूर्णतः आयन में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को अब लिखा हुआ है, देखो तो लिखा हुआ है कि जबकि संकुल यौगिकों का अस्तित्व ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था, ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था दोनों में बना रहता है। ध्यान रखना है, क्या लिख रहा है कि जबकि संकुल यौगिकों का अस्तित्व ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था दोनों में बना रहता है। ध्यान रखना है, नहीं, इनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। इसका मतलब अच्छा, जिस रूप में ये ठोस अवस्था में रहते हैं, विलयन में डालने के बाद भी इनका रूप बदलता नहीं है, तभी ना अस्तित्व बरकरार है भाई। ध्यान रखना है। चलो तो समझते हैं, लिखा भी हुआ है, क्योंकि संकुल यौगिक में उपस्थित संकुल भाग, ध्यान रखना है, संकुल यौगिक में उपस्थित संकुल भाग। तो संकुल यौगिक में जो उपस्थित संकुल भाग होता है वो कौन होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, वही तो संकुल यौगिक का मेन पार्ट है। ध्यान रखना है। ठीक, क्या लिख रहा है फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि संकुल यौगिक में उपस्थित संकुल भाग विलयन में जाने के बाद भी आयन में विघटित नहीं होता है। ध्यान रखना है। अब K4 Fe6 है, नहीं, इसको तुम पानी में डाल दिए, नहीं तो तुम पानी में डाले तो ये टूट गया, तुमको 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, इस तरह से ये टूट गया। ध्यान रखो। अब यहां से तुम देखोगे तो 4K प्लस FeCN का होल 6 और इस पर क्या आ गया? 4 माइनस। ठीक है, तो देखो तो इसमें पोटासियम तो अलग हो गया, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो भाग है, जिसको आप संकुल भाग कहते हो, क्या इसमें उपस्थित जो आयरन है वो अलग हुआ? Fe2 प्लस मिला क्या? नहीं मिला। CN माइनस हम लोग को मिला क्या? नहीं। ये सब एक साथ हैं विलयन के अंदर, नहीं, और विलयन के बाहर भी ये सब जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग था वो एक साथ था, और विलयन के अंदर भी ये सब एक साथ हैं। तो क्या विलयन के बाहर जैसा इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का अस्तित्व है, संकुल भाग का अस्तित्व है, विलयन के अंदर वैसा ही अस्तित्व नहीं है क्या? है। तो अगर विलयन के अंदर और विलयन के बाहर अस्तित्व सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करेगा, दोनों अवस्थाओं में इसका अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि विलयन में जाने के बाद भी ये पूर्णतः आयन में विघटित नहीं होते हैं। ध्यान रखना है। ठीक, सेम एज ये हम लोग को दिया हुआ है CuNH3 का होल 4 SO4। जब इसको तोड़ोगे, पानी में आप डालते हो H2O में, तो ये टूट जाएगा आपका CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, नहीं, और SO4 तो बस SO4 अलग होगा। तो SO4 के अलग से होने से कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो मेन भाग होता है वो ये होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। ध्यान रखना है। तो ये नहीं टूटा, यानी अस्तित्व बरकरार है। तो CuNH3, अब SO4 पे 2 माइनस, इसमें कितना प्लस आएगा? 2 प्लस आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोगों का ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नहीं, अभी ये किस स्टेट में है? यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में स्क्वायर ब्रैकेट का अस्तित्व देख लो, और सॉल्यूशन में अब ये कहाँ है? सॉल्यूशन के अंदर है, नहीं, तो इस स्टेट में इसका अस्तित्व देख लो। दोनों ही स्टेट में आपका अस्तित्व क्या दिखाई देगा? सेम दिखाई देगा। इसीलिए कहा गया कि जो संकुल यौगिक हैं ये ठोस अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और विलयन अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ध्यान रखना है। जबकि द्विलवण सिर्फ ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, विलयन के अंदर वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं, पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो क्या लिख रहा है? लिख रहा है क्या कि द्विलवण एक प्रकार के आयनिक यौगिक हैं, नहीं, और इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित नहीं रहता है। इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित नहीं रहता है। ध्यान रखना है। ये कैसे यौगिक हैं? आयनिक कंपाउंड है। जैसे कर्नेलाइट आप लिखे हुए हैं, तो कर्नेलाइट कैसा कंपाउंड है बाबू? तो ये आयनिक कंपाउंड है। ध्यान रखना है, आयनिक कंपाउंड है।
ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्योंकि आयन से बने हुए हैं। ये कैसे बने हुए हैं? K प्लस और Cl माइनस आपस में चिपका होगा नहीं, तभी ना हम लोग का। तो आयनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ K प्लस Cl माइनस आयन है, इनके मिलने से KCl बना होगा नहीं, Mg2 प्लस से 2Cl माइनस चिपका होगा, तभी ना ये हम लोग का MgCl2 बना होगा। ठीक है, तो जनरली जो हम लोगों के द्विलवण होते हैं ये आयनों के मिलने से बनते हैं नहीं, तो इसलिए कैसे यौगिक होंगे ये लोग? आयनिक यौगिक होंगे। कैसे यौगिक होंगे ये लोग? आयनिक यौगिक होते हैं, इनको आयनिक कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलो संकुल यौगिकों केस में आ जाओ। लिख रहा है कि जबकि संकुल यौगिक आयनिक हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। नहीं, यानी जो संकुल यौगिक हैं ये आयनिक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन संकुल भाग में हमेशा मेटल तथा लिगंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित रहता है। ध्यान रखना है, मेटल तथा लिगंड के बीच हमेशा क्या रहता है बाबू? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित रहता है। ध्यान रखना है, जैसे NiCO4 इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहता है, डबल सॉल्ट में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित नहीं रहता है। यहाँ पर मेटल है पोटासियम और ये हम लोग का क्लोरीन है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, उप सहसंयोजन आबंध द्विलवण में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय भी बताए थे। तो जैसे NiCO4 लिखा हुआ है तो आप लिखोगे यहाँ पर Na, ये केंद्रीय धातु है नहीं, अब केंद्रीय धातु से 4 CO, 1 CO, 2 CO, 3 CO और यहाँ से आपके 4 CO, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका मेटल है, ये वाला मेटल है आपका, मेटल है नहीं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CO को लिगंड कहते हैं। तो मेटल और लिगंड के बीच में यहाँ जो लाइन खींचा गया है ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो मेटल और लिगंड के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। लेकिन द्विलवण के केस में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है। द्विलवण में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ये भी एक डिफरेंस है। चलो अगले डिफरेंस पे आ जाए। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द्विलवण में उपस्थित धातु अपनी सामान्य संयोजकता दिखाते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि द्विलवण जो है ये भी एक सिंपल कंपाउंड ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, भले हम लोग बोल रहे हैं कि दो साधारण यौगिकों उसको मिला के बनता है नहीं, लेकिन दो साधारण यौगिकों को मिला के बनता है नहीं, तो ये बहुत ज्यादा अपने में चेंजिंग नहीं करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो है, जैसे हम लोग बोले कि ये भाई कर्नेलाइट है, तो कर्नेलाइट की जो प्रॉपर्टी है नहीं, वो KCl और MgCl2 से मिलके बना है ना, तो KCl और MgCl2 से इसका प्रॉपर्टी मैच करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का बहुत डिसमैच नहीं करेगा। तो ये बोल रहा है कि द्विलवण में उपस्थित धातु अपनी सामान्य संयोजकता दिखाते हैं नहीं, किसकी बात कर रहा है? धातु की नहीं, सामान्य संयोजकता की बात कर रहा है। क्या चीज की बात कर रहा है? सामान्य संयोजकता। चलो यहाँ पर KCl बना हुआ है, तो K और Cl में एक बॉन्ड। चलो तो पोटासियम की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है? पोटासियम की संयोजकता अगर देखें तो पोटासियम की संयोजकता बाबू 1 होती है। तो जितनी संयोजकता होती है उतना ही कोई बॉन्ड बनाता है नहीं, तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 1। तो इस फॉर्मूला में पोटासियम कई गो बॉन्ड बनाया है? 1 बॉन्ड बनाया है। तो ये अपना नॉर्मल वैलेंसी पोटासियम का 1 होता है। तो द्विलवण में जो मेटल होते हैं वो अपना नॉर्मल वैलेंसी जो होता है वही दिखाते हैं। जैसे कोई पूछता है इसमें मेटल कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की कोई पूछे कि वैलेंसी कितनी, तो 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो मैग्नीशियम बॉन्ड कितना बनाएगा? तो मैग्नीशियम बॉन्ड भी 2 बनाएगा। तो देख लो MgCl2 लिखा हुआ है, तो MgCl2 में मैग्नीशियम क्या 2 बॉन्ड नहीं बनाया है? क्या बनाया है? 2 बॉन्ड। देख लो नहीं, Mg इधर भी Cl इधर भी Cl, तो 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम अपना नॉर्मल वैलेंसी ही शो करता है। तो क्या कॉन्सेप्ट आया कि द्विलवण में जो उपस्थित धातु हैं वो अपना सामान्य वैलेंसी जो होता है वही दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके केस में आ जाओ, संकुल यौगिक केस में। तो जबकि क्या लिखा हुआ है? संकुल भाग में उपस्थित धातु नहीं, संकुल भाग में उपस्थित धातु 2 तरह की संयोजकता दिखाते हैं। 2 तरह की संयोजकता दिखाते हैं। कौन कौन बाबू? प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा।
चलो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन है, क्योंकि देख लो लिखा है क्या, संकुल भाग में उपस्थित धातु, तो संकुल भाग तो यही है, नहीं अब इसमें यही हमारा धातु है आयरन, नहीं तो ये जो आयरन है ये दो तरह का वैलेंसी दिखाएगा, 1 डिग्री वैलेंसी भी दिखाएगा एंड 2 डिग्री वैलेंसी भी दिखाएगा, ध्यान रखना, यानी कि ये दो तरह का वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मान लो यहां पर आपको हम बोल देते हैं कि 1 डिग्री वैलेंसी, इस केस में अगर आयरन का 1 डिग्री वैलेंसी ऑफ Fe, इस फॉर्मूला में 1 डिग्री वैलेंसी ऑफ Fe कोई पूछता है तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 2 हो जाएगा। और अगर 2 डिग्री वैलेंसी कोई पूछता है द्वितीयक संयोजकता, तो 2 डिग्री वैलेंसी ऑफ Fe जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा बाबू, तो वो तुमको हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसा मैंने कैसे निकाल दिया, नहीं सवाल ये आता है कि सर आप कैसे निकाल दिया ऐसे वैलेंसी, नहीं कि इसका वैलेंसी आपको 2 आ गया और इसका वैलेंसी कितना आ गया, 6 आ गया, ये कैसे निकाल दिए। तो आगे हम लोग इसको निकालने का तरीका सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये बताएं कि यहाँ पर आयरन संकुल यौगिकों में जो धातु होते हैं वो दो तरह की संयोजकता दिखाते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, नहीं वो आयरन का यहाँ पर कितना है 2, और सेकेंडरी वैलेंसी आयरन का यहाँ पर कितना है तो 6। नहीं कैसे हम लिखे ये जस्ट आगे आएगा हम लोग को, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम समझाने के लिए बता दिए। ठीक है, लेकिन द्विलवण में जो मेटल होते हैं वो सिर्फ एक प्रकार की वैलेंसी दिखाते हैं, वो अपनी सामान्य वैलेंसी दिखाते हैं, वो कोई प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी नहीं दिखाते हैं। नहीं, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये प्राइमरी वैलेंसी दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये भी एक डिफरेंस है। चलो लास्ट डिफरेंस क्या है, नहीं तो लास्ट डिफरेंस पे आते हैं। यहां से बोल रहा है कि जो द्विलवण का गुण उन यौगिकों से मिलता जुलता है जिनसे मिलकर वे बने होते हैं, जिनसे मिलकर वे बने होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें अगर, तो यहां पर देखो हम लोग यहां पर लिखे थे अभी कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, देखो कार्नेलाइट किससे बना है तो KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, नहीं इन्हीं को मिलाया गया तो बन गया KCl.MgCl2.6H2O, ये आपका कार्नेलाइट बन गया। नहीं तो अभी सब क्या है अलग अलग, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 वाटर, तीनों अलग अलग हैं। नहीं अब यहां पर क्या हुआ, तीनों चिपक गए, तो ये जो सॉल्ट आपका बना, ये जो आपका सॉल्ट बना कार्नेलाइट, जो सॉल्ट आपका बना, इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी नहीं इन सब से मैच करेगी जिनसे बने हुए हैं। इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी, नहीं ये सॉल्ट किससे बना है तो KCl से बना है, MgCl2 से बना है, और किससे बना हुआ है वाटर से बना हुआ है। नहीं तो इन तीनों का जो प्रॉपर्टी होगा इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा, यानी ये सॉल्ट का प्रॉपर्टी, इस सॉल्ट का प्रॉपर्टी जिससे ये बना हुआ है KCl MgCl2 और 6H2O से बना हुआ है, तो जैसा इनका प्रॉपर्टी होगा इनका भी प्रॉपर्टी लगभग वैसा ही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए। द्विलवण का गुण, यह है द्विलवण का गुण, उन यौगिकों से मिलता जुलता है, उन यौगिकों से मिलता जुलता है जिनसे मिलकर वे बने होते हैं। नहीं इन यौगिकों से मिलेगा इसका गुण जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, जबकि संकुल यौगिकों के केस में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है। संकुल यौगिक जिन यौगिकों को मिलाकर संकुल यौगिकों को बनाया जाता है, नहीं उससे संकुल यौगिकों का गुण मैच नहीं करता है, ध्यान रखना है। नहीं यानी हम लोग कहें कि यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज द्विलवण केस में नहीं बराबर होगी इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी, लगभग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी मैच हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग का बना हुआ है, यहां पर हम लिखे थे 4KCN K4FeCN6Fe, और यहां पर हम लिख दिए प्लस FeCN का होल 2। अब इन दोनों को कंबाइन किए तो 4KCN और FeCN2 दो यौगिक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इनके मिलने से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया K4FeN का होल 6। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बन गया 4KCN और FeCN का होल 2, जब कंबाइन किया तो क्या बना K4FeCN6। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, नहीं इसका प्रॉपर्टी इन लोगों के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, इसका प्रॉपर्टी अलग इसका प्रॉपर्टी अलग, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
जिन यौगिकों से मिलकर बनते हैं, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिन यौगिकों से मिलकर बनते हैं उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इधर हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, नहीं, नॉट इक्वल्स टू इसकी प्रॉपर्टी, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।